आज के इस डीप डाइव में ना हम एक बेहद कह सकते हैं कि एक बहुत ही अनोखे और चौंकाने वाले दस्तावेज के पन्नों को पलटने वाले हैं। बिल्कुल। और ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। हाँ, इसका नाम है द कर्मातीत ब्लूप्रिंट, अ सोल ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये बेसिकली 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई की 3 मुरलियों का यानी आध्यात्मिक संदेशों का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। और आज हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे इन 3 दिनों के संदेशों को सिर्फ दार्शनिक शिक्षाओं की तरह नहीं देखा गया है, राइट। बल्कि इन्हें इंसान की चेतना और उसके दिमाग की पूरी तरह से रीवायरिंग करने के लिए एक एकदम वैज्ञानिक और व्यावहारिक ब्लूप्रिंट के रूप में डिकोड किया गया है। और इसको शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में एक बड़ी ही दिलचस्प एनालॉजी आ रही है। मतलब जरा सोचिए, हम सब अपने स्मार्टफोन के लेके कितने ज्यादा सावधान रहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। जरा सी खरोच भी आ जाए तो टेंशन हो जाती है। एग्जैक्टली। और जब फोन थोड़ा भी हैंग होने लगता है, एप्स क्रैश होने लगते हैं या बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है, तो कोई भी इंसान सबसे पहले क्या करता है? सेटिंग में जाकर चेक करते हैं कि कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं। वही तो, क्योंकि हमें पता है कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नए और भारी ऐप्स काम नहीं करेंगे। सिस्टम को रीबूट और अपडेट करना ही पड़ता है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि जिस चेतना के जरिए हम पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं, उसके हैंग होने पर हम कभी किसी अल्टीमेट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में सोचते ही नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मैं कहूँगी कि ये ब्लूप्रिंट एक्चुअली हमारी उसी चेतना के लिए एक प्री एग्जिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरह का अल्टीमेट अपडेट। वाह! क्योंकि जब हम इस कर्मातीत ब्लूप्रिंट के अंदर जाते हैं ना, तो ये हवा में की गई बातें नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट 5 चरणीय एल्गोरिदम है। अच्छा। हाँ, जो इंसान को उसकी पुरानी थकी शारीरिक चेतना से बाहर निकालता है, जिसे हम बॉडी कॉन्शियस अवस्था कहते हैं, जहाँ सारा ध्यान सिर्फ शरीर या भौतिक चीजों पर होता है। मतलब हर वक्त सिर्फ दुनियावी टेंशन। बिल्कुल। और वहां से निकालकर ये सिस्टम उसे एक नई ताजा आत्मिक चेतना यानी सोल कॉन्शियस अवस्था तक का पूरा सफर तय करवाता है। तो चलिए फिर इस सिस्टम अपडेट को पूरी तरह से अनपैक करते हैं। अब कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आपको ये ना पता हो कि डिवाइस कौन सा है। सही बात है। अगर हाथ में एंड्रॉयड फोन है और कोई उसमें iOS की फाइल इंस्टॉल करने की कोशिश करे तो सिस्टम तो क्रैश ही होगा ना। बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। इसलिए जो सबसे पहला चरण है 30 अप्रैल की मुरली, वो पूरी तरह से पहचान या आइडेंटिटी को समझने पर फोकस करती है। स्रोत में इसे आइडेंटिटी रीसेट कहा गया है। संदेश में बहुत साफ तौर पर लिखा है, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है और हम आत्मा हैं, निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। और यहीं पर न्यूरो साइंस और आध्यात्म का सबसे पहला संगम देखने को मिलता है। जब संदेश कहता है हम आत्मा हैं, तो विज्ञान के चश्मे से ये एक्चुअली न्यूरल आइडेंटिटी रीवायरिंग है। न्यूरल आइडेंटिटी रीवायरिंग। हाँ, देखिए, हमारा दिमाग ज्यादातर समय एक खास नेटवर्क में फंसा रहता है। इसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या फिर आसान भाषा में कहें तो ईगो नेटवर्क कहते हैं। इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को अगर थोड़ा और आसान भाषा में समझना हो तो ये असल में काम कैसे करता है? मतलब ऐसे समझिए कि जब भी कोई इंसान खाली बैठा है, कुछ खास नहीं कर रहा, तब भी उसका दिमाग लगातार चलता रहता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल की मीटिंग में क्या होगा, मेरे पास पैसे कम क्यों हैं? अरे हाँ, ये तो हर किसी के साथ होता है, ओवरथिंकिंग। एग्जैक्टली। ये जो लगातार खुद के बारे में, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं का लूप चलता है, यही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है। ये हमारी बॉडी कॉन्शियस पहचान का मेन सेंटर है, जो हमारी बहुत ज्यादा ऊर्जा सोख लेता है। लेकिन जब ये संदेश बार बार गहराई से दोहराया जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो मस्तिष्क इस ईगो नेटवर्क से बाहर निकलने लगता है और एक ऑब्जर्वर अवेयरनेस स्टेट यानी दृष्टा भाव में चला जाता है। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की आपने बात की, ये मुझे एक ऐसे कार के इंजन की तरह लगता है जो न्यूट्रल गियर में खड़ा है। दिलचस्प एनालॉजी है। मतलब गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जा रही है, लेकिन कोई लगातार एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा रहा है। हाँ, और इंजन बहुत तेज आवाज कर रहा है। बिल्कुल, इंजन आवाज कर रहा है, धुआं फेंक रहा है, बहुत सारा ईंधन यानी हमारी मानसिक ऊर्जा फालतू में जल रही है, लेकिन कोई असली गति नहीं हो रही। ये स्थिति हर उस इंसान की है जो अपनी शारीरिक पहचान में उलझा है। ऊर्जा जल रही है पर प्रोडक्टिविटी शून्य है। तो एक तीखा सवाल पूछूं, क्या इस पहचान के बदलाव का सीधा सा मतलब ये है
कि हम अपने दिमाग को इस हार्डवेयर यानी भौतिक शरीर के साथ ओवर आइडेंटिफाई करने से रोक रहे हैं। हाँ, और हम सिस्टम को ये सिखा रहे हैं कि सारा फोकस सिर्फ सॉफ्टवेयर यानी आत्मा पर होना चाहिए। यही इसका मेन पर्पस है। हार्डवेयर अपनी जगह है, लेकिन सिस्टम को पता होना चाहिए कि उसे कमांड कहाँ से लेनी है। जब ये पहचान स्पष्ट हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, तभी बदलाव का अगला दरवाजा खुलता है। ठीक है, पहचान तो बदल गई, इंजन न्यूट्रल गियर से बाहर भी आ गया, लेकिन सिस्टम में जो पहले से वायरस, मैलवेयर और कचरा भरा पड़ा है, उसका क्या? उसे भी साफ करना होगा। बिल्कुल, वर्षों से जो इमोशनल बैगेज हमने जमा किया है, उसे हटाना भी तो जरूरी है। और इसीलिए इस ब्लूप्रिंट का दूसरा चरण, जो 1 मई की मुरली पर आधारित है, वो ठीक इसी कचरे को साफ करने की बात करता है। स्रोत में इसे कॉजल अवेयरनेस या शुद्धिकरण कहा गया है। अच्छा। दस्तावेज पतन के कारणों पर बहुत गहराई से बात करता है। इसमें लिखा है, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की, और सबसे अहम बात, पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। ये पूरा हिस्सा कर्म के सिद्धांत, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, पर टिका है। एक सेकंड रुकिए, ये पावन बनना या फिर याद में बैठना, क्या ये सिर्फ एक टिपिकल धार्मिक अभ्यास नहीं है? नहीं, ऐसा लगता है पर ऐसा है नहीं। मतलब आंख बंद करके बैठना और भगवान का नाम जपना, इसमें ये सिस्टम से मैलवेयर हटाने वाला न्यूरोलॉजिकल विज्ञान कहाँ से आ गया? ऊपर से देखने पर यह कोई धार्मिक रस्म ही लगती है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली ये एक बहुत ही एडवांस्ड प्रोसेस है। इसे अटेंशन प्यूरिफिकेशन लूप कहा जाता है। अटेंशन प्यूरिफिकेशन लूप, ये काफी भारी तकनीकी शब्द है, इसे जरा खोलकर समझाइए। न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। जिन न्यूरॉन्स के बीच एक साथ संपर्क होता है, उनके बीच का कनेक्शन पक्का हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए किसी इंसान को बात बात पर गुस्सा करने की आदत है, तो उसके दिमाग में गुस्से वाले न्यूरॉन्स का एक पूरा हाईवे बन चुका है। लेकिन अब जब वो पूरी जागरूकता के साथ परमपिता की याद का अभ्यास करता है, तो वो अपना ध्यान उन पुराने टॉक्सिक लूप से हटाकर एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा पर लगा रहा होता है। तो पुराने रास्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। बिल्कुल, दिमाग के जिस हिस्से से ध्यान हटा लिया जाए वो कमजोर पड़ने लगता है और मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे की पूरी तरह से नई वायरिंग होने लगती है। वाह! तो अगर मैं इसे फिर से अपनी टेक वाली दुनिया से जोड़ूं, तो ये जो कॉन्शियस कर्मा लूप है, वो हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही सख्त और स्मार्ट स्पैम फिल्टर की तरह काम कर रहा है। एकदम सही। और ये स्पैम फिल्टर उन सभी इमोशनल टॉक्सिन्स, जैसे पुराना अपराध बोध, किसी बात का सालों पुराना गुस्सा, इन सब को मेन सर्वर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। क्या बात है! मतलब याद का मतलब सिर्फ हाथ जोड़कर बैठना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के उन रास्तों को ब्लॉक करना है जहां से टॉक्सिक विचार आते हैं। हाँ, और पुराने भटकाने वाले नेटवर्क भूखे मरने लगते हैं। तो अब सिस्टम साफ हो गया है, स्पैम फिल्टर भी लग गया है, तो फिर आगे क्या? क्योंकि 2 मई की मुरली में जो अगला निर्देश है ना, वो काफी इंटेंस है। हाँ, बहुत इंटेंस है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट अर्जेंसी कमांड दी गई है। स्रोत के शब्द हैं, विनाश की भारी नूंद है और विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। और इसके लिए जो निर्देश दिया गया है वो सुनने में काफी कठोर लगता है। देह सहित सब संबंध छोड़ो। ये जो तीसरा चरण है, इसे एग्जीक्यूशन स्टेज कहा गया है। अब तक हमने जो बात की, आइडेंटिटी बदलना, सफाई करना, वो सब एक तरह की तैयारी थी। राइट। लेकिन यहाँ समय की कमी को देखते हुए एक इंस्टेंट एक्शन की मांग की गई है। अगर हम इस निर्देश को सब संबंध छोड़ो विज्ञान के नजरिए से समझें, तो इसका मतलब दुनिया से भाग जाना या सन्यासी बन जाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा? नहीं, इसे न्यूरोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डीकपलिंग कहा जाता है। फिर कॉग्निटिव डीकपलिंग कैसे? देह सहित सब संबंध छोड़ो। ये बात तो सीधे सीधे दुनियावी रिश्तों को तोड़ने की बात लग रही है ना? ऐसा लगता है, पर मतलब क्या ये सुनने में थोड़ा रोबोटिक या पत्थर दिल इंसान बनने जैसा नहीं है? कोई व्यक्ति असल दुनिया में रहते हुए, फैमिली और जॉब की जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए, खुद को इमोशनली कैसे डीकपल कर सकता है? ये उलझन होना बहुत स्वाभाविक है। यहीं पर हमें अपने दिमाग के 2 हिस्सों को समझना होगा। ओके। एक है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं, हमारे अटैचमेंट्स और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और ऊंचे स्तर के फैसलों का केंद्र है। कॉग्निटिव डीकपलिंग का मतलब रिश्तों को अस्वीकार करना नहीं है। इसका सीधा सा सूत्र है, मेंटली डिटैच
फिजिकली कॉन्टिन्यू, यानी मानसिक वैराग्य और भौतिक निरंतरता। थोड़ा और गहराई में चलते हैं इसका एक रियल लाइफ उदाहरण कैसा दिखेगा? एक सर्जन के बारे में सोचिए जो किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है। वो सर्जन उस मरीज को बचाने के लिए अपना 100% कौशल लगाता है, लेकिन वो मरीज से इमोशनली इस कदर नहीं जुड़ता कि अगर मरीज को कुछ हो जाए तो सर्जन खुद ही रोने लगे और काम ही ना कर पाए। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? वो पूरी जिम्मेदारी निभाता है, पर उसका लिम्बिक अटैचमेंट उस पर हावी नहीं होता। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम परिवार के साथ रहते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन हम उन रिश्तों से अपनी पहचान को नहीं बांधते। तो जब लिम्बिक अटैचमेंट कम होता है तो प्रीफ्रंटल कंट्रोल बढ़ता है? बिल्कुल। और तब कोई भी इंसान बिना किसी स्वार्थ के सबसे शुद्ध प्रेम निभा सकता है। ये रोबोटिक होना नहीं है, ये असली भावनात्मक आजादी है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब आप खेल पूरी तरह से खेल रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की घबराहट नहीं है कि हार गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसी अवस्था को शायद स्रोत में कर्मातीत कहा गया है। हाँ, विज्ञान की भाषा में इस कर्मातीत अवस्था को पीक न्यूरल कोहेरेंस स्टेट कहते हैं। मतलब एक ऐसी दिमागी अवस्था जहां जीरो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आंतरिक संघर्ष नहीं, कोई पुराना इमोशनल रेजिड्यू नहीं जो अचानक ट्रिगर हो जाए। सब कुछ एक पूर्ण शांति में काम कर रहा है। तो देखिए, थ्योरी में तो ये सब बहुत ही अद्भुत लगता है, आइडेंटिटी रीसेट, प्यूरिफिकेशन लूप, कॉग्निटिव डिकपलिंग। लेकिन जरा जमीन पर वापस आते हैं। एक आम इंसान जो रोज सुबह उठकर वो फिस जाता है, ईएमआई भरता है, ट्रैफिक से लड़ता है, उसके लिए सारे कमांड्स बहुत भारी लग सकते हैं। वो बिना घबराए इसे अपनी लाइफ में लागू कैसे करे? स्रोत दस्तावेज खुद इस बात को मानता है कि यह रास्ता फूलों की सेज नहीं है। मुरली में एक चेतावनी है, माया भी तो पहलवान है। माया भी पहलवान है मतलब डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, माया का मतलब हमारे पुराने मजबूत न्यूरल नेटवर्क्स। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ ज्ञान को बौद्धिक स्तर पर समझ लेते हैं और सोचते हैं बदलाव हो गया। राइट, मतलब सिर्फ पढ़ लिया और हो गया। हाँ, पर ज्ञान को समझना एक बात है और उसे न्यूरल स्तर पर बदलना दूसरी बात। लोग अक्सर अपने इमोशनल अटैचमेंट्स को कर्तव्य का नाम देकर उसे छोड़ने से बचते हैं। तो जब चुनौतियां इतनी बड़ी हैं और पुराने नेटवर्क इतने मजबूत हैं, तो हार मान लेने से बचने का रास्ता क्या है? कोई इंसान इस जर्नी को पूरा कैसे करे? यहीं पर इस पूरे ब्लूप्रिंट की सबसे गहरी और छिपी हुई अंतर्दृष्टि सामने आती है। वो एक बहुत छोटा सा वाक्य है, तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे बच्चे हो। ये सुनने में तो किसी बच्चे को दी जाने वाली बहुत ही मीठी सांत्वना जैसा लगता है, पर मुझे यकीन है कि इसके पीछे भी कोई गहरा न्यूरोलॉजिकल विज्ञान छिपा होगा। बिल्कुल छिपा है। जब कोई इंसान इस बात को गहराई से महसूस करता है कि मैं उस सर्वोच्च सत्ता का बच्चा हूं, तो यह भावना दिमाग के सेफ्टी नेटवर्क को तुरंत एक्टिव कर देती है। अच्छा। हमारे दिमाग में एक अमिगडाला नाम का हिस्सा होता है जो खतरे का अलार्म बजाता है और डर पैदा करता है। जब दिमाग को ये मैसेज मिलता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई सर्वोच्च शक्ति उसकी देखभाल कर रही है, तो अमिगडाला शांत हो जाता है और कॉर्टिसोल का स्तर नीचे गिर जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि जब तक इंसान डर में है उसका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में काम करेगा। वो विकास के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल। तुम मेरे बच्चे हो वाली ये भावना मुझे पहाड़ पर चढ़ने वाले एक पर्वतारोही की सेफ्टी हार्नेस की याद दिलाती है। यह एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ना? जब कोई क्लाइंबर एक खतरनाक चट्टान पर चढ़ता है, जो कि यहाँ कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की कठिन चढ़ाई है, तो वो चढ़ाई तभी कर सकता है जब उसे भरोसा हो कि उसकी कमर में एक मजबूत रस्सी बंधी है। उसे पता है कि वो गिरेगा नहीं। एग्जैक्टली। उसे पता होता है कि अगर वो फिसला तो वो हार्नेस उसे हवा में थाम लेगा। जब ये गिरने का डर निकल जाता है, तब वो अपना 100% फोकस अगले कदम पर लगा पाता है। और इसी सेफ्टी हार्नेस के साथ कोई भी इंसान उस नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। तो ये नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस असल में क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? इसके 3 बहुत ही स्पष्ट तरीके बताए गए हैं। पहला है हर घंटे अपनी पहचान चेक करना। जैसे हम फोन में नोटिफिकेशन देखते हैं ना, वैसे ही हर घंटे कुछ सेकंड के लिए याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर या जॉब टाइटल नहीं हूँ। ओके, आइडेंटिटी चेक। और दूसरा है हर 2 घंटे में सिर्फ
5 मिनट के लिए याद का अभ्यास। ये वही अटेंशन प्योरिफिकेशन लूप है जो पुराने स्पैम को निकालता है। स्पैम फिल्टर। और तीसरा सबसे अहम है रात को सोने से पहले का डिटैचमेंट ऑब्जर्वेशन। बिस्तर पर लेटकर ये देखना कि आज पूरे दिन में मैं मानसिक रूप से दुनिया की बातों और तनाव से खुद को अलग कर पाया या नहीं। क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेरे लिम्बिक अटैचमेंट पर हावी था? ये तो वाकई एक पूरी तरह से डिजाइन किया हुआ कॉग्निटिव वर्कआउट है। बिल्कुल है। अगर हम इस पूरी चर्चा को, इन तीनों दिनों के एनालिसिस को एक सूत्र में पिरोना चाहें तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? अगर पूरे ब्लूप्रिंट का सारांश एक लाइन में देना हो तो खुद की सही पहचान करें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। पुराने कचरे से बाहर निकलने के लिए परमपिता से जुड़ें और शुद्ध हों। जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मानसिक रूप से अलग रहें और समय समाप्त होने से पहले खुद को पूरी तरह से स्थिर कर लें। बस यही वो रास्ता है। और ये बात आज हम सभी के लिए बेहद प्रासंगिक है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से सूचनाओं का बम गिर रहा है, हर ऐप, हर न्यूज़ चैनल हमारा ध्यान खींच रहा है। हाँ, मेंटल ओवरलोड बहुत ज्यादा है। राइट। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये इस ओवरलोड से बचने और मानसिक स्पष्टता पाने का एक सीधा वैज्ञानिक रास्ता है। एकदम सही बात है। तो इस बेहद शानदार चर्चा के अंत में मैं बस एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूँगा। हम इंसान हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे विकास का मतलब बाहर की दुनिया में कुछ नया हासिल करना है, नई डिग्रियां, नई स्किल्स, बहुत सारी जानकारी। लेकिन अगर इस कर्मातीत ब्लूप्रिंट की बात सच है कि केवल अपनी पहचान को याद रखने और शुद्ध कनेक्शन से दिमाग को जीरो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में लाया जा सकता है, तो इस बारे में सोचने वाली बात है। बहुत गहरी बात है ये। क्या मानव चेतना का अंतिम विकास बाहर कुछ हासिल करने में नहीं है? क्या ये मुमकिन है कि हमारा अल्टीमेट एवोल्यूशन जानकारी इकट्ठा करने के बजाय भीतर से पूरी तरह शांत और खाली हो जाने में है? क्या बाहर के शोर को बंद करके अपने सबसे मूल स्वरूप में टिक जाना ही असली आजादी है? इस बारे में अपना समय लेकर जरूर सोचिएगा।